जो पढ़ा लिखा नौजवान है आज वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। जब 14 में 2 करोड़ का रोजगार की बात कर रहे थे, आज वो जुमला ही साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप देखिए कि 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय पर साल 2 करोड़ रोजगार छीने जा रहे हैं। कभी नोटबंदी से, कभी जीएसटी से, कभी आप लॉकडाउन में देखिए। आप देखें तो कितनी ज़्यादा इस समय इस देश में बेरोज़गारी है, खासकर युवा परेशान है और उस बेरोज़गारी का प्रभाव आप अलग अलग तरीके से देश में देख रहे हैं। डिप्रेशन इतना ज़्यादा है युवाओं में, आत्महत्या इतनी बढ़ रही है, अपराध इतना बढ़ रहा है। ये कर क्या रही है सरकार? ये तत्काल फायदा देख रही है कि हमारे पूंजीपति है, हमको 50 करोड़ दे रही है, इनको तुरंत ये जमीन उठा करके मैं झुग्गी वालों को खाली करा के दे दूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फिर एक बार युवाओं के लिए वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी और उसके साथ पहली नौकरी पर 15,000 रुपया भी देगी। आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो प्रधानमंत्री के वादे को कैसे देखता है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिक्ता कृष्ण स्वामी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 3.5 करोड़ रोजगार हम देंगे, उनके पुराने इतिहास को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो वादा है वो वादा साकार हो पाएगा? देखिए, ये 2014 नहीं है, हम 2025 में हैं। तो युवा तो इतना चेतना रखता है कि जब अब भाषण दिए जाते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल युवा पूछता है कैसे। करेक्ट। हमारा जो देश है एक गरीब देश है एक्चुअली। यहाँ पे 90-95% जो लोग हैं वो 30,000 10,000 से कम कमाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो अगर 90% 10,000 से कम कमा रहा है और सिर्फ 5% 30,000 से कम कमा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि नौकरियां तब तक नहीं होगी जब तक लोगों के वेतन बढ़ेंगे, जब उनके हाथ में कुछ स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी, वो कुछ डिमांड करेंगे चीज़ों की। हम लगातार क्या देख रहे हैं, और ये सिर्फ 2019 की बात नहीं है, 2025 की बात नहीं है, लगातार जो हमारा जो कंजम्पशन इंडेक्स है उसमें हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन पे गिरावट आ रही है, एक्सपेंडिचर पे गिरावट आ रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई प्राइवेट थिंक टैंक के आंकड़े नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या राज्य में भी कई जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि हम फलाना करोड़ रोज़गार देंगे तो युवा ये सवाल करेगा कैसे ये करोड़ों रोज़गार देंगे आप। तो अगर मोदी सरकार फिर से ये दावा कर रहे हैं कि वो 3.5 करोड़ रोज़गार देंगे, जब तक इनके पास एक ठोस योजना नहीं है कंजम्पशन को स्टिमुलेट करने के लिए, ये सारे जो वायदे हैं ये झूठे हैं, ये बकवास है। और ये हमारे 10 साल का जो अनुभव है ये बताता है। पहले भी इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ठीक है ना। और इसका मतलब जब 2025 में इलेक्शन हो रहे थे, 10 साल हुए हैं ना, तो इसका मतलब इनको एटलीस्ट 2 करोड़ इंटू 10 ईयर्स 20 करोड़ रोज़गार सृजन करने चाहिए थे। जो पढ़ा लिखा नौजवान है आज वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। बेरोज़गारी दर को 7-8%, कभी 10% हो जाता है, लेकिन उसमें 29% अगर हम देखेंगे वो पढ़ा लिखा नौजवान है, ठीक है ना। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली जो मजदूर वर्ग का नौजवान है जो ड्रॉप आउट करता है उसके पास तो और कोई चारा नहीं है। वो जाके काम करेगा 5,000 रुपये के लिए कहीं ठेकेदारी में, वो चला जाएगा अग्निपथ करने के लिए और वहाँ पे अपाहिज होके वापस आ जाएगा बिना मुआवजे के। लेकिन जो एक्चुअली पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नॉलेज सर्विसेज, उत्पादन जैसे क्षेत्रों में काम करना चाहिए, वो भी घर पे बैठे हैं या वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। 3 महीने काम होता है, 6 महीने वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं और उसमें भी उनको कुछ वेतन नहीं मिलता है। और सरकार क्या कर रही है, एक ऐसे दौर पे जब बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, वो काम के
के घंटे बढ़ा रही है जबकि उनको काम के घंटे घटाने चाहिए। आज हमारे पास ऐसे आधुनिक चीज़ें हैं कि हम 4 दिन का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। तो हमारे काम के दिन घट क्यों नहीं रहे हैं? हमें ये टेक्नोलॉजी का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब हम 10 लोगों का काम अब तकनीकी के साथ करेंगे, हमें 1/3 तनख्वाह मिलेगी और वो भी 8 घंटे काम के लिए नहीं, 12 घंटे काम के लिए। तो अभी आपने देश बेचने की बात की, इसमें एक और नई चीज़ आ रही है कि LIC में सरकार 2.5 से 3% की हिस्सेदारी बेचने वाली है। कितना मानती हैं आप? सही सरकार का कहना है कि राजकोषीय घाटा के लिए हम लोग सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे देश में हम अमेरिका जैसे पॉलिसीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आबादी भी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा है, भाषाएं बहुत ज़्यादा है, भूगोलिक स्तर पे हमारे विभिन्नता है, ठीक है ना। तो कोई एक कंपनी आके सबके लिए मूलभूत संसाधन बनाएगा, ये तो इस देश में आप सपना भी नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। अगर सरकार कहती है कि सिर्फ अडानी और अंबानी को ही सेल टावर चलाना चाहिए, फिर आपके देश में कई ऐसे कोने होंगे जहाँ पे कभी टेलीकम्युनिकेशंस पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के फिर थोक के भाव में बेच दिया है, ठीक है। और कैसे मोनोपोलाइज किया है हमने ये देखा है, ठीक है। BSNL को बहुत सारे डील्स में उन्होंने बिड करने नहीं दिया और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, तो डिफंड करेंगे, पहले पैसे नहीं देंगे सरकारी PSUs को, फिर उसको डिफंक्ट करेंगे, उसका चाल चलन ख़राब हो जाएगा, फिर जनता में आक्रोश हो जाएगा, एक माहौल बन जाएगा कि आप इसका थोड़ा बेचने का सिस्टम चालू करो और फिर इसको अंडर वैल्यू करके, ऐसा भी नहीं है कि उसके एक्चुअल जो मूल्य पे वो उनको बेच रहे हैं, ठीक है ना। हमने देखा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक इन्होंने इतने थोक के भाव, ज़मीन की कीमत का भी 1% उन्होंने ढंग से वसूला नहीं है, ये हम देख रहे हैं, राइट। आज जो लाल किले से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जब 14 में 2 करोड़ का रोज़गार की बात कर रहे थे, आज वो जुमला ही साबित हो चुका है। और आप देखिए कि 2 करोड़ रोज़गार देने के बजाय पर साल 2 करोड़ रोज़गार छीने जा रहे हैं, कभी नोटबंदी से, कभी GST से, कभी आप लॉकडाउन में देखिए। और हालत ये है कि नौजवानों के सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद बेरोज़गारी अब बढ़ी है और हालत ये है कि नौजवान आत्महत्या तक भी पहुंच गए। तो ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री का वादा हर बार जुमला ही साबित हुआ। इसके पहले भी चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट में, वो 10 लाख पद भी नहीं भरे गए। रेलवे की भर्ती नहीं अभी तक पूरी हुई। और आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट और अडानी अंबानी की सेवा में ही हैं। और उन्होंने अभी इससे पहले पिछले साल का कहा कि हम 5,000 रुपये इंटर्नशिप के नाम पर देंगे। वो बहुत बड़ा घोटाला है और नौजवानों का शोषण है। उसका भी मैं बता रहा हूँ कि वो पैसा सरकार देना चाह रही थी। पहले क्या होता था, कंपनियां देती थी, कुछ सरकार देती थी, तो एक न्यूनतम वेतन मिल जाता था नौजवान को। ये कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण करने का, नौजवानों का शोषण करने का है। और सरकार 15,000 देने के बजाय परमानेंट जॉब क्यों नहीं देती? क्योंकि आज दिल्ली देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। अगर 30 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा तो 30 लाख फैमिलियों को रोज़गार मिलेगा और 30 लाख का मतलब है कि अर्थव्यवस्था भी बूम करेगी। सरकार क्या कर रही है कि जुमले करती है, वादे करती हैं और हर स्पीच में प्रधानमंत्री यही है। और ये हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का वादा एक जुमला ही साबित होगा। जैसे उन्होंने पकोड़े तलने को रोज़गार मान लिया, पढ़े लिखे नौजवानों को पकोड़ा तलने के लिए कह रहे हैं। ये हालत है। मोदी जी ने या उनकी सरकार ने जो पहले वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए उन्होंने? क्या उन्होंने जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, उन नौकरियों को उन्होंने युवाओं को दिया? तो हम कैसे इस बात पर भरोसा कर लें कि उन्होंने जो इस आज़ादी के दिवस पर जो वादा किया है लोगों से, उस वादे को पूरा करेंगे, जिन्होंने कि अपने पहले वादे नहीं पूरे किए हैं। आप देखें तो कितनी ज़्यादा इस समय इस देश में बेरोज़गारी है, खासकर युवा परेशान है और उस बेरोज़गारी का प्रभाव आप अलग अलग तरीके से देश में देख रहे हैं। डिप्रेशन इतना ज़्यादा है युवाओं में, आत्महत्या इतनी बढ़ रही है, अपराध इतना बढ़ रहा है। तो सरकारों को तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि जो उनकी युवा शक्ति है, जो इस देश की ताकत है और या जो इस देश की ताकत हो सकती है, जो युवा इस देश की ताकत बन सकते हैं, वो बेरोज़गार हैं, उनको नौकरियां नहीं हैं। तो
अपने उस वादे को पूरा करना चाहिए और देश को आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी है कि युवाओं को रोज़गार मिले, या जो लोग काम चाहते हैं वो चाहे मज़दूर हों उनको काम मिले, लोग अपने परिवारों को पाल सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बेरोज़गारी की जैसी स्थितियां हैं, या बेरोज़गारी के साथ साथ महंगाई की जो स्थितियां हैं, इतनी अधिक महंगाई है, एक बेरोज़गार या एक मज़दूर किसान वो कैसे सरवाइव कर सकता है। तो सरकारों को तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, सिर्फ वादे करके और बार बार उन वादों से मुकर जाए ये तो अच्छी बात नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और शायद आने वाले समय में युवा ही इस बात का जवाब दे सकता है सरकारों को कि आप सिर्फ वादे करके और बार बार उन वादों से मुकर नहीं सकते, आप उनको पूरा करेंगे तभी आप आने वाले समय में इस देश में राजनीति कर सकते हैं। नहीं तो जनता आपको या युवा ही आपको, जिसने आपको कुर्सी पर बैठाया है, वो आपको कुर्सी से उतार सकता है। जब आप युवाओं की बात करती हैं और जब युवा मैम देश की सरकार से सवाल पूछता है रोजगार के मामले में, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा जाता है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। ये तो उनके लोगों से भी कहा जा सकता है कि वही लोग पकौड़ा तलें, वो लोग क्यों विधायकी, सांसदी और तमाम सारी चीज़ें करते। ये तो बड़ा हास्यास्पद है ना इस देश की सरकार के लिए कि आप अपने ही देश के युवाओं के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, इतनी ओछी बात कर रहे हैं। ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। मुझे नहीं लगता है कि देश जब गुलाम रहा होगा, जब उस गुलामी के दौर से निकल रहा होगा, प्रयास करने के बजाय सरकारों ने ये कहा होगा कि अभी तो हम आज़ादी से निकले हैं और गुलामी से निकले हैं और आप इस तरह के रोज़गार करिए। और आज आप इस समय में कह रहे हैं जब भारत एक ताकत बनने की दिशा में है, आप उस समय युवाओं से कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए। कि कितना अपमान है युवाओं का, देश का कितना अपमान है और कितनी हास्यास्पद बात है ये देश के प्रधानमंत्री के लिए। तब मैम ये देखा जाता है अमूमन कि देश का जो यूथ है वो नारेबाजी में रह जाता है, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद में रह जाता है, वो यूथ हिंदू मुसलमान के दंगे में रह जाता है, सांप्रदायिक तनाव में रह जाता है। तब देश जो सरकार इन मुद्दों को आगे बढ़ाती है, सांप्रदायिक चीज़ों को, वही सरकार ये कहती है कि हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। क्या मानते हैं आप, क्या भारत विकसित देश बन पाएगा ऐसी दशा में? अब उनके विकसित देश और आपके हमारे विकसित देश की क्या संकल्पना है, उसमें कितना अंतर है। वो किसको विकसित मानते हैं? वो चंद लोगों को आगे बढ़ा के कहेंगे हम विकसित मानते हैं, बना दिए हैं भारत को, कह सकते हैं। लेकिन हमारा तो विकास वो है, लोगों का विकास तो वो है जब पूरा भारत आगे बढ़े मिलके। भारत की जो इतनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है या जिसको राशन मिल रहा है, वो राशन, जो लोग राशन पर पल रहे हैं, 80 करोड़ लोग जो राशन पर पल रहे हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी से एक स्वस्थ भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वही तो होगा एक अच्छा विकास, कि आप राशन पर लोगों को पाल रहे हैं और आप विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। हम सब चाहते हैं भारत विकसित हो जाए। 47 में क्यों, 2047 में क्यों, 2030 में क्यों नहीं विकसित भारत हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप मतलब 1% लोगों को आप विकसित बना दो या सारी पूंजी उनके पास एकत्रित हो जाए, सारा धन उनके पास चला जाए और देश का मध्य वर्ग जो है, देश का गरीब जो है, देश का युवा जो बेरोजगार है, वो सड़कों पर मारा फिरता रहे ना। तो ऐसे तो भारत विकसित नहीं हो सकता। और ये भी एक जुमला ही साबित होगा अगर इसी तरह से काम किया जाता रहा, इसी तरह से बेरोजगारी को नज़रअंदाज किया जाता रहा, इसी तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता रहा, इसी तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा, तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत 2047 या जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी उन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हो पाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार एक नया अपना वादा किया है और वो वादा किया है 3.5 करोड़ नौकरियों को देने का, पहली नौकरी पर 15,000 रुपये देने का। पुराने इतिहास को देखिए। एक बात बताइए, 3.5 करोड़ दोबारा उसने वादा कर दिया। पहली बार जो उनका वादा क्या था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। उसके बाद 15 लाख देने का पूरा हुआ। चलिए वो सब, उसके आड़ में जो पूंजीपतियों को, अभी दिल्ली की सरकार जो चल रही है, दिल्ली में जैसे चुनाव था तो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा था पहला। दूसरा था कि हर महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। अब क्या किया इन्होंने कि हर महिलाओं को 2500 रुपया ना देना पड़े, इसके लिए इन्होंने झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया, ताकि जब झुग्गियों पर बुलडोजर हम चलवाएंगे तो लोग डर करके और 2500 रुपया मांगना बंद कर देंगे। ऐसा वही हुआ। इन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट में हम फैसला करेंगे कि लोगों को 2500 रुपये हम देंगे, लेकिन 2500 रुपया देना तो छोड़ो, उनके मकान को ही अपने जो जहाँ रह रहे उनको बेघर कर दिया आप, तो उनको 2500 रुपये आप कहाँ से देंगे?
तो ये सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है जो गरीबों के खिलाफ है, लाचारों के खिलाफ है। जो लोग कमा रहे हैं रेहड़ी पटरी पे, आज दिल्ली में हालात ये है कि जो लोग रेहड़ी पटरी पे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं उनको किस तरीके से उनके रेहड़ी को पटरियों को तोड़ दिया जाता है। गरीबों को एक बिल्कुल दया नाम की चीज़ नहीं है इस सरकार के पास, ये स्थिति है। क्या ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार बन चुकी है? बिल्कुल अमीरों की सरकार है। देखिए कुछ ये तो चुनावी वादा जो है अलग करते हैं, चुनावी भाषण अलग देते हैं, लेकिन जो इनको करना होता है ना वो बिल्कुल खिलाफ करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। इन्होंने सीधा हुआ कि जहाँ झुकी वहाँ मकान इन्होंने दिया। जब जहाँ जो कम से कम ये तो करते भाई साहब कि जहाँ झुकी वहाँ मकान नहीं दिए, कम से कम उसको रहने तो दो। क्यों तोड़ रहे हो उसको गरीबों को? इस बारिश के मौसम में अभी बहुत सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई दिल्ली में, बच्चे रो रहे हैं, 6 महीना के बच्चे लिए महिलाएं रो रही है, पेट में प्रेग्नेंट है महिलाएं और वो रो रही है, तड़प रही है रोड पे। बिल्कुल दया नाम की चीज़ नहीं है, ये स्थिति है। क्या इसी तरीके से सरकार चलती है? क्या इसी तरीके से लोगों को मारकर सरकार चलाया जाता है? इतना ही प्रॉब्लम है गरीबों से, एक लाइन से एकदम बम लगा के उड़वा दो तुम। इतना ही गरीबों से तुम्हें परेशानी है तो अमीरों को रखो, क्यों रख रहे हो गरीबों को भाई? लेकिन वही गरीब लोग जिस गरीबों को आप हटाने का काम करते हैं, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को जो हटाने का काम किया जा रहा है, यदि दिल्ली का राजस्व आ जाता है, मैं कहता हूँ कि दिल्ली का राजस्व बढ़ाने में सबसे प्रथम स्थान किसी और का है तो झुग्गी झोपड़ी वालों का है। यदि झुग्गी झोपड़ी वाले फैक्ट्रियों में काम ना करें तो दिल्ली राजस्व के लिए तरस जाएगी। जो पूंजीपति और फैक्ट्रियों में चलाने वाले मालिक हैं, 12 घंटे काम करने वाले इसी झुग्गी झोपड़ी में रह करके 12 घंटे काम करते हैं और 12,000 पर काम करते हैं। और किसी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग 8,000 10,000 किराया देकर 12,000 पर रह सकते हैं क्या? आप बताइए, रहेंगे? नहीं रहेंगे। उसी झुग्गी झोपड़ी में रह करके ना ये दिल्ली का राजस्व बढ़ाया जा रहा है। और उन गरीब अत्याचारों पर जो आपको राजस्व देने का काम कर रहा है, आपको बढ़ाने का काम कर रहा है, जो सरकार को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, उसको आप हटा रहे हो, उसको आप भगा रहे हो, उसको आप तड़पा रहे हो, उसको आप मार रहे हो। ये सरकार की क्या नीति है? ये सरकार की नीति होनी चाहिए। देश के 1% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 99% लोगों को भाई साहब मैंने बात हम वो 1% लोगों को फायदा पहुंचा भी कौन रहा है? वो 1% लोग जो आज पूंजीपति बने हैं वो किसके बदौलत बने हैं? इन झुग्गी झोपड़ी वालों के बदौलत बने हैं, इन मजदूरों के बदौलत बने हैं। पूंजीपति उनके फैक्ट्री में कोई पूंजीपति जाके काम करेगा क्या? कोई झुग्गी झोपड़ी वाला नहीं काम करेगा ना। जो 12,000 रुपये पर काम कर रहा है, कोई पूंजीपति जाके काम करेगा? वही काम करेगा जो मलिन बस्तियों में रहता है, जो 1,000-1,500 के किराए पर रहता है, जो अपना एक कपड़ा पहनता है तो एक हफ्ता पहनता है, धोता तक नहीं है, उसके पास सर्फ के पैसे नहीं होते हैं, खाने के पैसे नहीं होते। भाई साहब एक महीना 12,000 रुपये में कैसे गुजारता है? जो लोग रह रहे हैं उनसे आप एक बार बात करिए और पता करिए, तब पता चल जाएगा कि किस स्थिति में वो लोग रहते हैं। और उन 1% को फायदा पहुँचाने का टंडम फायदा आप तत्काल फायदा देख रहे हो। ये कर क्या रही है सरकार? ये तत्काल फायदा देख रही है कि हमारे पूंजीपति है, हमको 50 करोड़ दे रही है, इनको तुरंत ये जमीन उठा करके मैं झुग्गी झोपड़ी वालों को खाली करा के दे दूँ। लेकिन आप बात के लिए देखिए ना भाई साहब, एक बार कल क्या आपके पास रहेगा? बिल्कुल सही बात। आप कल के लिए नहीं सोच रहे हो, आप आज के लिए सोच रहे हो कि भाई साहब हमको 50 करोड़ रुपया दिए हैं, इसको किसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले गरीबों को भगा करके इनको हमें जो मुहैया करानी है। ये स्थिति है सरकार की।